उससे कम इसमें भी नहीं हुई है। इसमें फर्क इतना है कि उसमें घर के थे, इसमें प्रवासी पक्षी हैं जिन्होंने विद्रोह किया है। प्रवासी कौन है? मुकेश शर्मा कैसे प्रवासी है? नहीं, अब जैसे एक नफे सिंह राठी अभी आए थे, मुकेश शर्मा बादशाहपुर वाले प्रवासी कैसे हैं? दादरी से जो कर रहे हैं अपने नरपेंद्र जी, वो हैं नरपेंद्र जी। हाँ, वो प्रवासी है, लेकिन अभी उन्होंने बगावत नहीं की, अभी उन्होंने बीजेपी छोड़ी नहीं है। लेकिन वो छोड़ने की तैयारी में है। तो कहाँ जाएंगे? तो जाने के लिए जगह नहीं है, जाने के लिए साइबेरिया से आके यहाँ से वहाँ वापस तो जाया ना जाता जी, क्योंकि यहाँ एक बड़ी खास बात है, साइबेरिया से जो पक्षी आ जो जाता पक्षी यहाँ आ जाता है वापस का रास्ता भूल जाता है। वापस का रास्ता वो जो सारियाँ आती है, ये तो अचानक आए हैं, जिन्हें रास्ते का नहीं लेकिन पता वो लोग प्रवासी पक्षी जो आते हैं डॉक्टर साहब वापस भी और ये जो जिस तरह से मुकेश शर्मा और ये हैं, ये ठीक है, इन्होंने किया है। और ये क्योंकि इनमें बड़ी वो है, यहाँ इस वक्त हमारे इस हरियाणा में, देश में राजनीति सेवा के लिए नहीं है, राजनीति एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय है। ट्रेडिंग कैसे आप इसको धंधा नहीं कह, लेकिन व्यवसाय बहुत बड़ा है। इस व्यवसाय से बड़ा कोई व्यवसाय ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री हो जाता है उनके लिए, और उनके लिए नहीं, पीढ़ियों तक के लिए ये रजवाड़े बन जाते हैं। जिस तरह से सरदार पटेल ने 562 रजवाड़े तोड़े थे, आज तो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में कई हजार रजवाड़े बन चुके हैं। चलिए, सवाल बीजेपी और इनेलो के बीच में कंपैरिजन में था। मुझे ऐसे लगता है कि इनेलो तो अब शांत हो गई है, जो उसमें बगावत होनी थी होली है, उसका चुनाव अब टिकाऊ चल रहा है, और उबाऊ अब बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का भी चल नहीं पा रहा, चुनाव नहीं चल पाया, चुनाव नहीं चल पाया। एक बार कैलाश विजयवर्गीय का इशू खत्म कर लेते हैं, मैं फिर आता हूं कि कल के चुनावों का बीजेपी पे क्या फर्क पड़ा, आपसे जरूर पूछेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ये कौन सा जुमला पढ़ाने जा रहे हैं? देखिए, लोग को पहले से सचेत कर रहे हैं, जैसे प्रदीप जी ने कहा, क्योंकि पता है, सबको पता है, हमें, आपको, जनता को, सबको पता है कि बगावत फिर से होनी है, सेकंड राउंड। मुझे लगता है वो इनडायरेक्ट धमका रहे हैं कि यार हम मेंटली प्रिपेयर हैं, हाँ, तुमने जो करना है कर लो, हाँ, हम मेंटली प्रिपेयर है, हम नहीं बदलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो वही उसका है, वो प्रिपरेशन है, दिखा रहे हैं कि उसके बाद पार्टी को झटका न लगे। उस समय मतलब उस समय बहुत इमेज जैसे, बहुत जैसे डॉक्टर मरीज को 10 दिन पहले बता देता है तेरी सेहत थोड़ी थोड़ी गिर रही है, घंटे बाद कह देता है जी 2 गोलियां दिए ठीक हो जाएगी, फिर रात को कह देता है जी गिर रही है, क्या करें, यानी मरने से 10 दिन पहले उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है। ऐसे बीजेपी बगावत से पहले अपने उम्मीदवारों को मानसिक रूप से तैयार कर रही है कि टिकट तो एक को ही मिलेगी, तुमको जो करना है कर लो, हम तो इलेक्शन अपने स्टाइल से लड़ेंगे। एक चीज और होता है, बगावत वहीं पर होगा जहां पर जीतने की संभावनाएं होती हैं। आप बसपा में, जी, हजका में बगावत बहुत कम देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी जीतने की संभावनाएं कम हैं। जी, बीजेपी में बगावत ज्यादा हुई है, तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज वो देना चाहते हैं कि इसलिए कि हमारे यहाँ हम जीतने के पोजीशन में, इतने सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। 15 दिन पहले की बीजेपी और आज की हरियाणा की बीजेपी में क्या अंतर है? लाइन लगा के नेता खड़े थे बीजेपी में घुसने के लिए, अब लगता है लाइन लगा के वापसी की तैयारी है। जैसे बीजेपी के सबसे पुराने व्यक्ति चंद्र भाटिया ने साफ साफ बीजेपी को कह दिया है, आदमी बन के टिकट दे दो, नहीं तो जा रहा हूं। कल मुझे जोजू संजीव ने एक कहानी बताई, जोजू की कि एक नट तमाशा दिखा रहा था, लड़की को ऊपर बांस पे चढ़ा रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे जी। जो लड़की 30 फुट चढ़ गई, उन्होंने चादर बिछा के ढोल बजाया कि इस पर चादर पे पैसे डालो वरना लड़की नीचे नहीं उतरेगी। देख बूढ़ा बोला, भाई ये गांव तो चढ़ानिया से उतारनिया को नहीं, अपनी लड़की ने तार ले, तारता हो तो यो गांव तो चढ़ानिया है। तो ये जो भाजपा है दिन ने या बीजेपी चढ़ा दी 30 फुट के पास में, अब ये उतरे ना उतरे देखी जाए, क्योंकि इस वक्त हमारे अमित शाह 30 फुट ऊंचे। अब ये ठीक है कि 15 दिन के बाद मोदी जी आएंगे और वो ढोल बजा के मेरे अमित शाह को उतार ले जी मालिक। अब वो हो सकता है लोग समझ ले, कुछ कर दे। तो मैंने ये बात तो बहुत पहले कही थी कि जाट जब घोड़ी पे चढ़ाता है तो बढ़िया तरीके से पूरा घोड़ी सजा के चढ़ाता है, और उतारता है तो पीछे पूछ खींच के उतार ले। ये लोग जो भाग भाग आ रहे थे ना, उन्होंने इतना ऊंचा चढ़ा दिया कि उन्होंने अलायंस ही तोड़ लिया जी, उस गर्मी में जरूरत नहीं, क्योंकि इतने ऊंचा 30 फुट ऊंचा जा चढ़े जी। अब 30 फुट से ढोल बजाए तो लोग चल पड़े। चलो डॉक्टर साहब, ये तो हुआ एग्जाम्पल, कहावत या एक व्यंग कह सकते हैं, है ना, जैसे कार्टून छपता दैनिक ट्रिब्यून में, ये कार्टून हो गया। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है
बीजेपी के कल के जो बाई इलेक्शंस में बीजेपी की बुरी हार हुई है, और आज के कोई अखबार ऐसा नहीं छूटा हुआ जिसने 3 लाइन का शीर्षक ना दिया हो, बीजेपी की बुरी हार है। इसका हरियाणा की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? अपोजिशन, कांग्रेस और चौटाला इसको किस तरह से घुमाएंगे, कैसे फायदा उठाएंगे? ऐसा है जी, अगर वहाँ पे यूपी में और राजस्थान में बीजेपी जीत जाती जी, तो कल हरियाणा में पूरे में गुलाल होली मनाते, लड्डू बांटते। जिस तरह से कांग्रेस का पंजाब यूनिवर्सिटी में वो NSU को जो उनका वो 1 जीत गया और उसी से 3, और पूरे हरियाणा में वो मचा दिया भी कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस। दीपेंद्र ने बहुत क्रेडिट लिया, लेकिन मेरे से कल एक फेसबुक पे एक व्यूवर ने पूछा कि अब दीपेंद्र से पूछ लो, दिल्ली में हार गए। हाँ जी, अब जो ये कल हुआ है, अगर ये बीजेपी वहां जीत जाए तो लड्डू बांटते। अब कल से ये जरूर है जी, एक वैसे बीजेपी के लिए मैसेज है ये महाराष्ट्र इस इलेक्शन से पहले जी, कि भाई तुम्हें हवा में, ये कहा भी है पहले भी कि मोदी की हवा में अब इलेक्शन नहीं होगा, वो हवा नहीं है। राज्य का जो इलेक्शन होता है वहां पे देखो पार्लियामेंट के लिए प्रधानमंत्री कैंडिडेट करते, यहाँ मुझे एक हरियाणा के सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें लोगों के डायरेक्ट स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो एक मोटा पिक्चर देखते हैं, उसके हिसाब से वोट दे देते हैं, इसलिए कहते हैं बड़ा वोट तो बड़ी पार्टी ने देना। ठीक, लेकिन विधानसभा चुनाव में हर एक के अपने, हर वोटर के अपने स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं कि ये जीतेगा तो मेरा क्या करेगा, और ये जीतेगा तो मेरे को किसके जीतने में फायदा है। क्या ऐसे स्टेट में बीजेपी अकेली स्वीप का दावा कर सकती है? नहीं कर सकती। स्वीप की तरफ तो आपको मैं ये देता दूं कि अभी थोड़ा सा ये लग रहा था जब ये हजका बीजेपी का गठबंधन था कि भी सरकार आ गई। उसके बाद जब ये टूटा, उसके बाद काफी एरिया के अंदर, क्योंकि उनके पास बीजेपी के पास फील्ड लेवल पे देहात में आदमी ही नहीं है, वर्कर नहीं गांव में, और गांव में है नहीं। अब जहां पर नए आए हैं जी, ये तो अपने साथ वर्कर ले रहे हैं, ये तो साथ ले आए हैं। जिस तरह से एक साथ के साथ जो ना गुलाम ट्रैक्टर भी आता है, साथ मजदूर भी आते हैं जी, लेकिन जो ओरिजिनल हैं बीजेपी के, उनके लिए बड़ी भारी समस्या है कि उनके पास आदमी है ही नहीं फील्ड। तो आप परिथाम दे ले या और किसी हल्के में जहाँ कहीं ओरिजिनल बीजेपी के हैं, उनके पास। कल के बाई इलेक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ा? ये तो आपने कह दिया कि लड्डू नहीं बटे, मान लिया लड्डू क्या बटते जब 33 चुनाव, 33 नतीजे आए, बीजेपी बुरी तरह, इससे पहले वाले में भी डिफीट, उससे पहले वाले में भी डिफीट, बिहार में डिफीट, उत्तराखंड में डिफीट, यानी पूरे देश में डिफीट। ये देखो एक यानी जितने बाई इलेक्शन हुए सब में हार। यहाँ ये हो जाता है जैसे राजस्थान में दिसंबर में सरकार बनी थी, जहाँ 3/4 सीट आई थी, 4 साल 4.5 साल राज और रहना है जी, क्यों नॉर्मली जहाँ राज रहता है उसकी तरफ लोग बाई इलेक्शन में दे देते हैं, हरियाणा में जीतते रहे। यानी वहाँ राज होते हुए और 4 में से 3 सीट गवा दी जी। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ये ना समझें कि मोदी के नाम पे और तुम सरकार बना लो। सरकार बनाने के लिए यहाँ के आम आदमी को, यहाँ के गरीब को, यहाँ के मजदूर को, किसान को साथ लगाना। आप ये कहेंगे कि उस वक्त लोग जादू के शो में थे, अब वो शो देख के बाहर आ चुके हैं, फैसला मेरिट पे लेंगे? अब मेरिट पे लेंगे। देखो वो तो एक है, उस वक्त आप अगर सही देखो ना, वो इलेक्शन था कांग्रेस को सजा देने का जी, क्योंकि कांग्रेस ने 1,85,000 करोड़, 1,75,000 करोड़ ये होते हुए कांग्रेस आंख भी दिखा रही थी जी। यानी वो शर्मा नहीं रही थी कि इतने पैसे खा के शर्माया करे, पैसे खाएं और आंख दिखाएं। उसका इलाज करना था, उसके इलाज के लिए मोदी जी सामने देखे, वो मोदी की वेव के साथ साथ कांग्रेस को हराने की वेव ज्यादा थी। प्रदीप जी,